Assalamualaikum students. Today we will discuss applications of determinants. फोर्टीन्थ ऑनलाइन क्लास है। डेट 23 अप्रैल 2021। डे फ्राइडे है। सो स्टार्ट लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। अच्छा, डिटरमिनेंट के एप्लीकेशंस क्या है, मतलब इनके यूजेस, क्यों हम डिटरमिनेंट को यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पर डिटरमिनेंट को इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पर दो रीज़न है यहाँ पर। फर्स्ट वन जो है, एक रीज़न जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना, और दूसरा जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन एक जो रीज़न है कि हम क्यों जो है वाई वी यूज़ डिटरमिनेंट टू फाइंड द इनवर्स, कि हम जो है एक मैट्रिक्स के इनवर्स फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर डिटरमिनेंट को यूज़ करें। क्योंकि अगर डिटरमिनेंट ना हो, डिटरमिनेंट हम फाइंड ना करें तो हम इनवर्स फाइंड ही नहीं कर सकते एम मैट्रिक्स के। ठीक है, पहला जो है हमारे लिए ये मस्ट है कि हम पहले डिटरमिनेंट को फाइंड करें और इसके बाद जो है हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। वरना अगर हम डिटरमिनेंट को फाइंड ना करें और डायरेक्ट जो है हम इनवर्स को फाइंड करना चाहे तो हम इस तरह बिल्कुल नहीं कर सकते, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अच्छा, यहाँ पर जो है इसके दो रीजन है कि एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स के डिटरमिनेंट्स को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। एक जो है एग्जामिन मतलब फाइंड, एग्जामिन कंसिस्टेंसी, ये फर्स्ट वन है। और सेकंड वन जो है टू सॉल्व यूजिंग इनवर्स, कि हम एक मैट्रिक्स को सॉल्व करें इनवर्स को यूज़ करके। ठीक है, इनवर्स को फाइंड करने के लिए हम जो है यहाँ पर डिटरमिनेंट को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हम फर्स्ट जो है कंसिस्टेंसी की बात करेंगे, इसके बाद हम इनवर्स की तरफ आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंसी के बारे में समझाती हूँ, इसके बाद हम डिटेल से जो है कंसिस्टेंसी के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, कंसिस्टेंसी में एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। फर्स्ट वन जो है कंसिस्टेंसी है, इसमें एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम और एक जो होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अच्छा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं। एक जो है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1 है, और एक जो है इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z है विच इज इक्वल्स टू d2 है, और थर्ड वन इक्वेशन जो है a3x
प्लस B3Y प्लस C3Z इज इक्वल्स टू D3 है। सो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम एक मैट्रिक्स के शक्ल दे देते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरे पास इस तरह के इक्वेशंस होंगे, इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इन्हीं मैट्रिक्स को जो है आपकी मर्जी है, हाँ, फिर हम उन्हीं मैट्रिक्स को जो है सॉल्व करेंगे। अगर पहले हम मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो डिटरमिनेंट के एप्लीकेशंस है ना, कि जब हम डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे उसी मैट्रिक्स के, इससे जब हम मैट्रिक्स बना लेंगे ना, वैसे इसका मैट्रिक्स किस तरह हो सकता है, इस तरह हो सकता है। देख ले, A1 P1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। सब में जो है XYZ कॉमन है, सो यहाँ पर XYZ और यहाँ पर D1 D2 D3। अच्छा, सो यहाँ पर मैंने एक 3 इक्वेशन से एक मैट्रिक्स का वो बना लिया है। इसको जो है फुल एक नेम दे सकते हैं A, इसको नेम दे सकते हैं X और इसको नेम दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, B या D दे दे। सो यहाँ पर जो है मैंने इसको एक नाम दिया है B का। सो यहाँ पर इससे एक इक्वेशन बन जाता है AX इज इक्वल टू B। और इस तरह जो है फिर हम क्या कर लेते हैं, इसी मतलब इसी से जो है हम क्या कर लेते हैं, इन्वर्स की तरफ भी जा सकते हैं। सो यहाँ पर जो है हमारा काम तो यहाँ पर कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस के बारे में है। सो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाता है AX इज इक्वल टू B। फिर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो है इस मैट्रिक्स का हमारा जो है हमारा काम इस मैट्रिक्स के साथ है। सो यहाँ पर जो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाता है, इसी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। फिर जब डिटरमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0, फिर हम उसी की बात करते हैं। अगर इफ़ ये एक मैट्रिक्स A है ना, इसका जब हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, मैं शॉर्टकटली बता देती हूँ, इसके बाद जो है हम डिटेल से जाएंगे। अगर ये जो डिटरमिनेंट है, इसका जब हम डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं ना, और डिटरमिनेंट हमारे पास जो है इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है, सो ये इनकंसिस्टेंट बन जाता है, इनकंसिस्टेंट इस तरह। एंड इफ ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, सो ये कंसिस्टेंट बन जाता है। अच्छा, और ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये इनकंसिस्टेंट है ना। इनकंसिस्टेंट का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई सोल्यूशन हमें नहीं देगा। आप लोग को बता देती हूँ कि इस तरह जो है ये हमें कोई सोल्यूशन नहीं देगा। अच्छा, और ये जो है ये इससे सोल्यूशन आएगा, लेकिन सोल्यूशन कुछ भी हो सकता है, एक सोल्यूशन भी हो सकता है या इन्फिनिट सोल्यूशन भी हो सकते हैं, 1 और मोर सोल्यूशंस आप लोग कह लें, या यूनिक, इस 1 की जगह आप लोग यूनिक सोल्यूशन भी कह सकते हैं, और इस मोर सोल्यूशन की जगह आप इन्फिनिट सोल्यूशंस भी कह सकते हैं। सो ये जो है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का जो है शॉर्टकट मेथड था, ताकि आप लोग सिर्फ समझ सके कि यहाँ पर कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, और यहाँ पर डिटरमिनेंट के यूजेस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को कितना जो है इस पर इफेक्टिव है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि डिटरमिनेंट का जो है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के साथ कितना बड़ा रिलेशन है, क्योंकि जब डिटरमिनेंट आप मैट्रिक्स जो है वो इक्वल टू 0 बन जाता है, सो ये हमारे पास इनकंसिस्टेंट बन जाता है। यहाँ पर कोई सोल्यूशन हमें नहीं देता। मैं आप लोग को बता भी दूंगी कि किस तरह हमें सोल्यूशन नहीं देता, ठीक है। अगर हम इन्वर्स की तरफ चला जाए, इन्वर्स की तरफ, सो हमारे पास एक मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी इन्वर्स में जब हमारे पास ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए, तो यहाँ पर रेशनल में हमारे पास जो है रेशो फॉर्म में हमारे पास जो है मतलब डिवीजन में हमारे पास 0 जब आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है ना, इन्फिनिटी यहाँ से आ जाता है। मतलब अगर ए डिटरमिनेंट हमारे पास इक्वल टू 0 हो, सो यहाँ पर ये एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई 0 बन जाता है, विच इज़ इन्फिनिटी आर अनडिफाइंड। सो हमारे पास यहाँ पर
कोई सोल्यूशन नहीं देता, आर नो सोल्यूशन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इनकंसिस्टेंट बन जाता है, मतलब ए डिटरमिनेंट जब ज़ीरो हो, यहाँ पर मैंने ए डिटरमिनेंट की जगह ज़ीरो पुट किया है। आप लोगों ने ये देखा भी होगा 10th में मैट्रिक में, 9th में इनवर्स जो है वो इक्वल टू एडजॉइंट आप ए डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट के इक्वल होता है, ठीक है। सो और अगर हमारे पास ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब यहाँ पर कुछ भी हो लेकिन ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो, वन हो, कुछ भी हो, वन हो, टू हो, कुछ भी हो, लेकिन ये हमें कुछ ना कुछ आंसर देगा, या तो वन देगा या कुछ और सोल्यूशन देगा ना, क्योंकि एडजॉइंट आप एक से भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। मैं आप लोग को अभी एडजॉइंट का मेथड बताऊंगी कि किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सो अब हम चलते हैं यहाँ पर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तो हो गया, इनवर्स भी हो गया थोड़ा सा, मतलब हम जो है इनवर्स को फाइंड करने के लिए भी डिटरमिनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ना, ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट यहाँ पर भी हो गया, मतलब यहाँ पर इनवर्स भी हो गया और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात भी हो गई। सो दोनों जो है, तीनों जो है बिल्कुल इंटर रिलेटेड है, डिटरमिनेंट, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और साथ में जो है इनवर्स। सो ये तीनों जो है एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिटरमिनेंट भी आया है, इनवर्स भी आया है, और साथ में अगर ज़ीरो हो तो इनकंसिस्टेंट बन जाता है, ज़ीरो ना हो तो ज़ीरो हो तो इनकंसिस्टेंट बन जाता है, और ज़ीरो ना हो तो कंसिस्टेंट बन जाता है। तो ये इसका शॉर्टकट मेथड था। अब हम आते हैं इसके डिटेल की तरफ कि हम जो है इसको किस तरह जो है यूज़ कर सकते। अच्छा सो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये आया था ना, सो इसको मैंने नाम दिया था ए, इसको मैंने नाम दिया था एक्स, और इसको मैंने नाम दिया था बी। अच्छा, और इससे आया था ए एक्स इज इक्वल टू बी। इसके बाद हम चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा मेरे पास ये आया था एक्स इज इक्वल टू बी। फिर जो है हम इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं ना कि मैं जो है ए को राइट साइड पे शिफ्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। सो राइट साइड पे शिफ्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, मतलब यहाँ पर जो है टेकिंग ए इनवर्स बोथ साइड्स, यहाँ पर भी लूँगी क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, और यहाँ पर भी ले लूँगी। सो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सो मेरे पास जो है ये एक सोल्यूशन आ चुका है। सो इसी को सोल्यूशन को, इसी रिजल्ट को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनवर्स का जिक्र आया है ना, ए इनवर्स। सो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोग समझ सकें। फॉर एग्जांपल मेरे पास कि इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स भी आया है। मैंने पहले बता दिया है कि जब इनवर्स की बात की जाए तो यहाँ पर जो है डिटरमिनेंट यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स जो है इनके दो रीजंस है, एक जो है कंसिस्टेंसी है और एक जो है इनवर्स है। सो यहाँ पर इनवर्स का जिक्र आया है, सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन दो सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें डिटरमिनेंट भी आएगा और आप देखेंगे कि डिटरमिनेंट जो है इसमें जो है फिर कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी की बात भी आएगी, ठीक है। सो यहाँ पर जो है पहले इसे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। सर मैंने जो है जनरली एक एग्जांपल लिया था a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, इस तरह a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2, और साथ में थर्ड इक्वेशन जो है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। सो वो हमारे पास एक जनरल क्वेश्चन था। अब यहाँ पर जो है हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, और वो ये है कि x प्लस 2y x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 और 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3। ये मेरे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है
क्योंकि एक जो इक्वेशन होता है तो वो तो एक होता है, जब दो तीन बन जाते हैं तो तीन इक्वेशन, तो इसको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, क्योंकि ये जो है लीनियर इक्वेशंस ही है कि पावर्स आप देख सकते हैं कि सब जो है 1 1 है। अच्छा, सो अब हम इसको जो है मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पर इनके लिए मैट्रिक्स बना लेते हैं। यहाँ पर जो है ये 1 है x के साथ, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। इस तरह जो है यहाँ पर x और यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 2 3। सो यहाँ पर जो है इसको नाम देते हैं a, इसको नाम देते हैं x, इसको नाम देते हैं b। मतलब यहाँ पर जो है a हमारे पास 1 2 2 3 हो गया है, x हमारे पास x और y है, b हमारे पास 2 और 3 है। ठीक है, अच्छा जी। सो अब यहाँ पर हम इस को सॉल्व करेंगे। इससे जो है x इज इक्वल टू बी आया, x इज इक्वल टू बी। अच्छा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b हो जाएगा। सो नाउ हमारे पास जो है, हमारे पास इनवर्स का फार्मूला जो है वो ये है कि a इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट है। ठीक है, सो अब जो है पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, और डिटर्मिनेंट देखें अगर वो 0 आ गया तो हमारे पास क्वेश्चन मतलब सॉल्व नहीं होगा, नो सोल्यूशन यहाँ पर आएगा। ठीक है, सोल्यूशन डजंट एग्जिस्ट होगा पहले, इसलिए हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। वरना अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर पहले आप लोग एडजॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं, फिर डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसलिए डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट को देखेंगे अगर वो 0 आ गया है तो यहाँ पर जब हम 0 पुट करेंगे तो नो सोल्यूशन, और जब नो सोल्यूशन तो ये हमारे पास इनकन्सिस्टेंट होगा। ठीक है, सो इसलिए हम पहले डिटर्मिनेंट देखते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो तो हमारा क्वेश्चन जो है फिर और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, सो यहाँ पर जो है पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए हमारे पास क्या है 1 2 2 3 है। इसके बाद जो है हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहते हैं, सो ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 2 3। ठीक है, अच्छा, और मैंने आप लोगों को डिटर्मिनेंट का मेथड बताया था कि यहाँ पर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ दरमियान में जो है इसके बीच जो है माइनस साइन लग जाएगा। मतलब इस तरह 3 × 1 -2 × 2 और इज इक्वल्स टू 3 1 is 3 -2 2 is 4 which is equals to -1। सो विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो हमारा यहाँ पर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वो डिपेंड करता है या तो 1 सोल्यूशन आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा, या इन्फिनिट सोल्यूशंस आएंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं एडजॉइंट की तरफ। अब हम यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। अच्छा, मैं आप लोग को एक बात बता दूँ, एडजॉइंट के 2 मेथड्स हैं। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स के लिए तो हम सिंपल जो है एडजॉइंट का मतलब इजी वाला मेथड यूज़ करते हैं। वो ये है कि ए हमारे पास ये है, पहले हम मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 2 2 3, और अब जब हम एडजॉइंट फाइंड कर रहे हैं सो 2x2 मैट्रिक्स वाला एडजॉइंट बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जब हम आगे चले जाते हैं 2x2 से ऑनवर्ड्स जब जाते हैं, मतलब 3x3 मैट्रिक्स, 4x4 मैट्रिक्स, 5x5 मैट्रिक्स, सो फिर वहाँ पर जो है हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि फिर वहाँ पर जो है डिफरेंट और बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पर सिर्फ 4 एलिमेंट्स है, और वहाँ पर फिर 3x3 में 9 एलिमेंट्स बन जाते हैं। सो इसमें और फिर जो है ऑनवर्ड्स हम जो है ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते। सो ये वाला मेथड हम इसी में यूज़ कर लेते हैं अभी, और फिर वो जो नेक्स्ट जो मेथड होगा वो मैं आप लोग को अभी इसमें भी बताऊंगी और 3x3 मेथड में भी बता दूंगी। ठीक है, ताकि आप जो है फिर कंफ्यूज ना हो। मतलब अगर आपको 2x2 मैट्रिक्स वाला
क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इसी मेथड को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, वरना अगर 3x3 आ जाए फिर आप लोग वही मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, सो ये है कि यहाँ पर जो है इन दो का जो है यहाँ पर प्लेस चेंज हो जाएगा, मतलब 3 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, 1 यहाँ पर शिफ्ट, और इन दोनों में प्लेस चेंज नहीं होगा, यहाँ पर जो है साइन चेंज होने लगेगा। यहाँ पर अगर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो मतलब इन दोनों में साइन चेंजेस होंगे। अगर दोनों में मतलब इनके साइन जो भी होंगे वो चेंज होकर मतलब दूसरा वाला साइन यहाँ पर लग जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। सो यहाँ पर 2 है तो ये -2, यहाँ पर भी 2 है सो ये भी -2 लग जाएगा, ठीक है। सो ये कितना इजी है एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, मैं दूसरा वाला अब मेथड कर रही हूँ, इसमें भी कर रही हूँ ताकि आप लोग को वो भी इजी हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग वो भी सीखेंगे तो क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स भी होगा, 4x4 मैट्रिक्स भी होगा, सो फिर आप लोग को जो है इजी होगा। अच्छा, सो हम उसी को भी कर लेते हैं, और वो ये है कि आपको पता है कि ये A11 है। इस तरह कर लेती हूँ कि पहले जो है ये मैट्रिक्स लेती हूँ। अच्छा, इसमें जो है A11 क्या है, 1 है, A12 क्या है, 2 है। मैंने आपको बताया था ना, ये फर्स्ट वन जो टर्म होता है ये रो के लिए होता है, सेकंड वन कॉलम के लिए होता है। फर्स्ट वन रो के लिए, सेकंड वन कॉलम के लिए, क्योंकि ये A11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। इस तरह ये जो है A21 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, और A22 जो है सेकंड रो सेकंड कॉलम जो है वो 3 है इसमें, ठीक है। अच्छा, सो ये तो हो गया। अब जो है अब हम यहाँ पर एडजॉइंट के लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पर जो है ये मेथड यूज़ करेंगे, Aij इज इक्वल्स टू -1 प्लस -1 पावर 1 i प्लस j इंटू MIJ, ठीक है। सो Aij का मतलब अब यहाँ पर ये है कि हम यहाँ पर किस चीज़ की बात करेंगे। i जो होता है, i को पहले बता दूँ, i यहाँ पर हमारे पास क्या है, रोज है, जे हमारे पास क्या है, कॉलम्स है, ठीक है। सो और ये ए जो है, ये जो कैपिटल ए है, ये हम यहाँ पर जो है A11 A12 इसी की बात करते हैं, ठीक है ना। सो पहले हम A11 फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तब आई जब 1 हो और फर्स्ट रो हो और फर्स्ट कॉलम हो, सो यहाँ पर जो है ये -1 पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर M11 हो जाएगा। M11 का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है तो यहाँ ये तो 2x2 मैट्रिक्स है ना। सो यहाँ पर जो है M11 का मतलब ये कि फर्स्ट वन एलिमेंट की बात करते हैं, ठीक है। मतलब अगर 3x3 मैट्रिक्स हो तो फिर वहाँ पर हम उससे एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी जो है ये A11 है, मतलब अगर आप लोग जो है ये कैपिटल लिखना चाहते तो भी ठीक है, A11 नहीं, ये जो है जॉइंट के लिए जब करेंगे फिर ये कैपिटल बन जाएगा। इस तरह तो ये स्मॉल होगा और फिर जो है ये कैपिटल बन जाएगा, यहाँ पर ये कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, A11। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर मतलब अगर जनरली हम लिखना चाहे एडजॉइंट के लिए, फिर हमारे पास एडजॉइंट आप ए इस तरह बन जाएगा जनरली के लिए, A11 A12 A21
A22। अच्छा, यहाँ पर जो था सिंपल मैट्रिक्स जो था वो हमारे पास ये A11 है, ये वाला A11, ये A12 है स्मॉल, और ये A21 है इस तरह, A12, A21, A22। अब जो है अब हम यहाँ पर एडजॉइंट फाइंड करना चाहते हैं। सो यहाँ पर जो है -1 पावर ये 2 बन जाएगा, इस तरह M11 हमारे पास क्या हो जाएगा, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इसको हम इस तरह काट करके मेरे पास क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। सो हमारे पास जो है -1 पावर स्क्वायर कुछ भी हो, मतलब यहाँ पर माइनस में कुछ भी हो और साथ में 1 हो, लेकिन पावर में इवन टर्म हो, सो हमारे पास ये फुल 1 बन जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव बन जाएगा इंटू 3, सो 3 1 इज़ 3। सो हमारे पास यहाँ पर जो है 3 लग जाएगा। अब हम यहाँ पर अगर हमारे पास आई जो है 1 हो और जे जो है वो 2 हो, क्योंकि फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, लेकिन कॉलम जब सेकंड हो जाए, फिर हमारे पास यहाँ पर 1 2 बन जाएगा, 1 2, और ये जो है -1 पावर 1 + 2, अच्छा, और यहाँ पर 1 2, -1 पावर ये 1 + 2 से 3, और M12 हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो यहाँ पर 2 बच जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -1 पावर 3 है, मतलब इसका पावर जो है वो ऑड है। सो यहाँ पर ये अगेन माइनस आ जाएगा। अगर इवन होता पावर फिर जो है ये पॉजिटिव हो जाता, और यहाँ पर ये 2, सो 2 1 इज़ 2 -2। अब हम आते हैं A13 की तरफ, मतलब आई जब 1 हो, सॉरी A13 तो इसमें नहीं है, ये तो 2 × 2 है। अब जो है 2 1 कि जब आई हमारे पास मतलब सेकेंड रो हो और कॉलम फर्स्ट हो। सो यहाँ पर -1 पावर 2 + 1 M21, ठीक है। सो यहाँ पर ये हो जाएगा -1 पावर 3, 2 1 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, सो यहाँ पर 2। आप लोग को ये सेकंड मेथड भी सीखना पड़ेगा। फर्स्ट मेथड अगर आप लोग सीखते या नहीं सीखते, लेकिन ये मेथड मस्ट सीखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सिर्फ 2 × 2 मैट्रिक्स नहीं होता, ऑनवर्ड्स डिफरेंट मैट्रिसेस होते हैं, 3 × 2 मैट्रिक्स होता है, 4 × 4 मैट्रिक्स होता है, तो कुछ भी होता है। इसलिए ये वाला मेथड एडजॉइंट का आप लोगों ने सीखना है मस्ट, ठीक है। सो यहाँ पर जो है इसका पावर जो है ऑड है, सो ये -1 हो जाएगा, तो 2 1 इज़ 2, ठीक है। अच्छा, अब जो है A22 -1 पावर 2 + 2 M22, सो ये हो जाएगा -1 पावर 2 + 2 से 4, M22 हमारे पास क्या है, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो है सेकंड कॉलम है, सो यहाँ पर 1 रह जाएगा, और यहाँ पर -1 पावर इवन टर्म है, सो यहाँ पर अगेन जो है ये पॉजिटिव बन जाएगा, +1 × 1 = 1, ठीक है। सो अब जो है अब हमारे पास एडजॉइंट आप एक क्या बन जाएगा, मैंने जो यहाँ पर जनरली लिखा है, सो इसी में हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। A11 हमारे पास क्या आया था, 3, सो यहाँ पर 3 पुट कर लेंगे। A12 हमारे पास -2 आया था, A21 हमारे पास -2 आया था, और A22 हमारे पास 1 आया था। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर कर ले, एडजॉइंट आप ए भी है, एडजॉइंट आप ए भी है, सो दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन 2 × 2 मैट्रिक्स से आप लोग ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। ऑनवर्ड्स आप लोग जो है ये मेथड फिर यूज़ नहीं कर सकते। सो ये वाला जो मैंने आप लोग को मेथड बताया है ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन सिंपल है, ठीक है। अच्छा, एडजॉइंट भी फाइंड हो गया है, डिटरमिनेंट भी फाइंड हो चुका है। अब हम आते हैं यहाँ पर जो है वैल्यू स्पॉट करने के लिए इस फॉर्मूले में। एडजॉइंट हमारे पास क्या है, 3 -2 है, -2 है, 1 है,
डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट क्या आया था, -1 आया था, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पर जो है अब हम इस -1 को जो है माइनस मतलब डिवाइड में जो है अगर 1 हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस हो तो इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। सो ये हो जाएगा इस तरह, और फिर जो है इसके साथ ही माइनस जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये -3 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस +2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरह -1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नाउ ये इन्वर्स हमारे पास आ चुका है। अच्छा, अब हमने तो इन्वर्स फाइंड कर लिया, आप लोगों ने देख लिया कि डिटरमिनेंट को यूज़ करके हमने इन्वर्स फाइंड कर लिया है। सो ये जो एप्लीकेशंस आप डिटरमिनेंट्स थे, सो वो 2 थे। एक जो था इन्वर्स था, मतलब हमने डिटरमिनेंट को यूज़ किया तो उससे जो है हमने इन्वर्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, ठीक है। इन्वर्स को फाइंड किया है। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारे पास है x = a इन्वर्स ऑफ b, मतलब हमने तो a इन्वर्स फाइंड कर लिया है। अब हम ये फुल ये जो इक्वेशन है, रिजल्ट है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि x = a इन्वर्स ऑफ b है। अच्छा, सो यहाँ पर जो है a इन्वर्स हमारे पास क्या है, -3 2 2 -1, ठीक है। और यहाँ पर जो है b हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि b हमारे पास 2 3 है। सो सिंपल हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज़ करेंगे कि हम जो है मैट्रिसेस को किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि x यहाँ पर x और y है, ठीक है। अच्छा, सो मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज़ करके हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इस तरह कर लेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। लेकिन यहाँ पर सेकंड कॉलम नहीं है, सो यहाँ पर जो है फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर अगेन जो है हम सेकंड रो की तरफ चले जाएंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 × 2, फिर इसके मिड में जो है पॉजिटिव का साइन लग जाएगा और प्लस और जो है 2 × 3 हो जाएगा। इस तरह जो है यहाँ पर तो सेकंड कॉलम नहीं है, सो यहाँ पर हम इस वाले हिस्से को छोड़ देंगे और फिर से जो है यहाँ स्टार्ट लेंगे कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 2, मतलब इसके साथ इस एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट 2 × 2 और इसके मिड में जो है पॉजिटिव लग जाएगा, पॉजिटिव का साइन। सो और -1 × 3, मतलब फर्स्ट के साथ सेकंड के साथ। अच्छा, अब हम इसको मल्टीप्लाई करके -3 × 2 -6 + 2 × 3 6 2 2 is 4 3 1 is 3। सो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा आंसर, यहाँ पर लिख लेते हैं -6 + 6 से 0 आ जाएगा, 4 - 3 से 1 आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो है x और y है, ठीक है। सो फर्स्ट वन जो एलिमेंट है ये x का है, x = 0, सेकंड वन y का है, सो y = 1। हमारे पास x और y के वैल्यूज़ भी फाइंड हो गए। सो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि डिटरमिनेंट के एप्लीकेशन जो है हम इसी से जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख लिया कि इसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैंने लिया है, ठीक है। और बाय यूजिंग मैट्रिसेस, मतलब by taking a form matrix to this equation, we solved this equation like by using determinants and then by using inverse method, ठीक है। सो यहाँ पर जो है इसी इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स का शक्ल दिया था और फिर जो है इसी से हमने एक रिजल्ट फाइंड किया था, और वो ये है कि x = b, फिर x = a इन्वर्स और b, और फिर जो है इसी आपको मतलब ये एक रिज़ल्ट आया था। और इसी रिज़ल्ट को फाइंड करने के लिए पहले हमें मतलब हमें रिक्वायर्ड है कि हम ए इन्वर्स को फाइंड करें। फिर जो है ए इन्वर्स में हमारे पास डिटरमिनेंट भी आ जाता है। सो डिटरमिनेंट में पहले हमने डिटरमिनेंट फाइंड किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए इन्वर्स का फार्मूला ये है, ठीक है।
यहाँ पर एक ही जगह कुछ भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। सो अगर सी इनवर्स हो आप लोग एडजॉइंट आप सी डिवाइड बाय सी डिटरमिनेंट देंगे, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पर जो है ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स के लिए पहले मस्ट ये है कि हम जो है डिटरमिनेंट फाइंड करें उसी मैट्रिक्स का, और डिटरमिनेंट को देखेंगे कि वो ज़ीरो है या ज़ीरो नॉन ज़ीरो। अगर ज़ीरो हो फिर जो है ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इफ़ मैंने पहले भी ये रिजल्ट आप लोगों को बताया था कि अगर ए डिटरमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो हो सो ए इन्वर्स डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। सो यहाँ पर अब -1 आ चुका है ए डिटरमिनेंट से, और ये भी है कि यहाँ पर कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी की बात आ जाती है ना, ठीक है, कि ए डिटरमिनेंट अगर ज़ीरो हो तो ये इनकंसिस्टेंट बन जाता है, मतलब ये हमें नो सोल्यूशन देता है, ठीक है। और अगर ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो सो ये हमें जो है कंसिस्टेंट सोल्यूशन देता है, कंसिस्टेंट सिस्टम बन जाता है। और फिर जो है इसी को हम ऑनवर्ड जो है यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम फिर एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं और इनवर्स फाइंड हो जाता है। जब ए इनवर्स फाइंड हो जाता है फिर इसी रिजल्ट को हम फाइंड कर लेते हैं, और इसी रिजल्ट से हमें जो है एक्स और वाई के एलिमेंट्स के वैल्यूज़ भी हमें मिल जाते हैं, ठीक है। सो ये तो 2x2 था। अब हम आते हैं 3x3 की तरफ। अच्छा, अब हम जो है इसी से कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को थोड़ा सा जो है डिटेल से पढ़ लेते, क्योंकि मैंने तो आप लोगों को कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में बताया था, लेकिन थोड़ा सा जो है मैं आप लोगों को और भी बता देती हूँ। इसके बाद हम 2-3 क्वेश्चंस और भी सॉल्व कर लेते ताकि आप लोगों को और भी इजी हो, क्योंकि 2x2 तो हमने कर लिया, अब हम इसे 3x3 भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये आया था ना ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। ये एक रिजल्ट आया था ए एक्स इक्वल टू बी। इसमें केसेस बन जाते हैं। केस 1 क्या है कि ए डिटरमिनेंट अगर हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, सो इससे जो है इससे हमारे पास जो है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स भी बन जाता है ना, ये दूसरा रिजल्ट। फिर हमारे पास क्या होता है, इसके बाद हमारे पास ये होता है ना कि एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स की जगह हम फिर एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट लिख सकते हैं ना, क्योंकि मैंने आप लोगों को ए इनवर्स का फॉर्मूला बताया है कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटरमिनेंट और बी अपनी जगह, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पर जो है मतलब यहाँ पर जो है ए डिटरमिनेंट अगर ज़ीरो ना हो सो सिस्टम हमेशा फिर क्या होगा, ऑलवेज कंसिस्टेंट। मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो सो ये हमारे पास कंसिस्टेंट होगा, और इसके हमारे पास जो है यूनिक सॉल्यूशंस होंगे एंड हैज़ वो पर डिपेंड करता है ना। वो मैंने आप लोग को शॉर्टकटली बताया था कि इसके 1 और मोर सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन अगर हम डिटेल की तरफ जाए, मतलब शॉर्टकट तो इस तरह होता है ना कि कंसिस्टेंट होता है, तो इसमें जो है 1 सॉल्यूशन भी हो सकता है, मोर सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम डिटेल में जाए सो फिर जो है इसको हम अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे कि अगर सिस्टम में जो है मतलब अगर ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो सो हमारे पास सिस्टम ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा, और यहाँ पर जो है इनके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। अच्छा, और फिर जो है अगर हम ए डिटरमिनेंट केस टू की जब हम बात करें ना, अगर ए डिटरमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो हो फिर इनके 2 केसेस अलग से हो सकते हैं। एक जो है ये है, 2 कंडीशंस हो सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। क्योंकि अगर ये ए डिटरमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, ठीक है, और फिर जो है
फिर इस पे भी डिपेंड करता है ना कि अगर ये ज़ीरो हो नॉन ज़ीरो हो फिर क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये जब नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो और ये ज़ीरो हो, ठीक है, समथिंग डिवाइड बाय ज़ीरो, ठीक है, सो ये इनकंसिस्टेंट बन जाता है। एंड सेकंड केस ये है, सेकंड कंडीशन कि ए डिटरमिनेंट तो ज़ीरो है लेकिन अगर एडजॉइंट आप ए इंटू बी ये भी ज़ीरो बन जाए फिर वो सिस्टम जो है या तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। सो ये इसका डिटेल था। मैंने आप लोग को शॉर्टकटली ये बताया था कि अगर ए डिटरमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो हो सो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास इनकंसिस्टेंट होगा, और अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो सो वो कंसिस्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम डिटेल में जाए तो फिर हमारे पास इनके अलग अलग कंडीशंस होते हैं, केसेस अलग अलग होते हैं कि हमारे पास इनके टू केसेस हैं, एक ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, एक ए डिटरमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो है। फिर ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो में तो कोई और कंडीशन नहीं है, बस सिंपल ये है कि हमारे पास जो है वो हमारे पास कंसिस्टेंट बन जाता है, ठीक है, ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका जो है यूनिक सोल्यूशन फिर होगा, ठीक है। जिस तरह मैंने अभी किया था क्वेश्चन 2 का स्टोमेटिक्स वाला मैंने हम सॉल्व किया था, उसमें हमारे पास डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया था और हमारे पास उन यूनिक सोल्यूशंस आए थे, एक्स इज इक्वल टू अलग ज़ीरो था और इस तरह वाई इक्वल टू 1 आया था। सो वो यूनिक सोल्यूशंस आए थे। लेकिन अगर हमारे पास डिटरमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, ठीक है, सो फिर इनके दो अलग अलग कंडीशंस है कि वो फिर डिपेंड करते हैं ना। ये तो ठीक है इक्वल टू ज़ीरो हो गया, फिर अगर ये ज़ीरो हो और फिर नॉन ज़ीरो हो तो अलग अलग कंडीशंस है ना। सो इस पे भी ये फ़र्क पड़ता है, इस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, इसको इफेक्ट कर लेता है, ठीक है ना। इसकी वजह से जो है फिर ये सोल्यूशंस भी इफेक्ट हो जाता है। सो यहाँ पर जो है ए डिटरमिनेंट तो ठीक है इक्वल टू ज़ीरो है, लेकिन अगर ये इक्वल टू ज़ीरो हो गया, नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो फिर सिस्टम इनकंसिस्टेंट बन जाता है, ठीक है। और अगर ये भी ज़ीरो हो गया, ज़ीरो बाई ज़ीरो हो गया, फिर वो तो बिल्कुल अनडिफाइंड हो गया। सो फिर वो डिपेंड करता है कि सिस्टम कंसिस्टेंट भी बन सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इनकंसिस्टेंट का मतलब ये है कि बिल्कुल नो सोल्यूशन। यहाँ पर मतलब ये है कि ये यहाँ पर जो है इसमें जो है बिल्कुल नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। इसी कंडीशन में नो सोल्यूशन, क्योंकि समथिंग बाई ज़ीरो है। अच्छा, कंसिस्टेंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे, ठीक है। तब यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन भी नहीं होगा। यहाँ पर अगर कंसिस्टेंट हो जाए, सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाए, फिर यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशंस आएंगे, ठीक है। और अगर इनकंसिस्टेंट की बात की जाए यहाँ पर इस सेकंड कंडीशन में, सो यहाँ पर नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर जो है कंसिस्टेंट है, सो यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन है। यहाँ पर भी कंसिस्टेंट है लेकिन यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन की बात बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ए डिटरमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर जो है यूनिक सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे, वो भी कंसिस्टेंट में। और इनकंसिस्टेंट में जब बात की जाए तो बिल्कुल वो बिल्कुल नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने इसलिए डिटेल आप लोगों को समझाया क्योंकि फिर यहाँ पर केसेस आ जाते हैं ना कि अगर हमारे पास ए डिटरमिनेंट तो ठीक है नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, वो तो अलग केस है ना कि वो फिर जो है कंसिस्टेंट बन जाता है, और कंसिस्टेंट में हमारे पास यूनिक सोल्यूशन की बात होती है। लेकिन अगर ए डिटरमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो हो, ठीक है, और फिर जो है अपर जो यहाँ पर नोमिनेटर में जो हमारे पास एडजॉइंट आप ए इंटू बी होता है ना, सो फिर हमारे पास ये इस तरह नहीं होता
एडजॉइंट आप ए को आप लोग अलग कीजिए और यहाँ पर इंटू बी ये अलग होता है, ठीक है। सो अगर ये जो है ज़ीरो हो और फिर नॉन ज़ीरो हो तो फिर तो ये इस पर इफेक्टिव होगा। सो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके अलग अलग कंडीशंस बना लेते हैं कि अगर ये ए डिटरमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो है और ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, सो हमारे पास ये इनकंसिस्टेंट बन जाता है, मतलब बिल्कुल नो सोल्यूशन। और अगर हमारे पास ये भी इक्वल टू ज़ीरो हो तो इनके दो चांसेस हो सकते हैं, या तो ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। अगर यहाँ पर ये कंसिस्टेंट होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, मतलब यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। मैंने पहले भी आपको बताया है कि यहाँ पर जो है जब कंसिस्टेंट की बात की जाए तो वो हमें यूनिक सोल्यूशन देता है, लेकिन इन केस इसी केस में कि ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, इसी केस में हमारे पास ये यूनिक सोल्यूशन देता है, ठीक है। और दूसरे केस में हमारे पास जब ये ए डिटरमिनेंट भी ज़ीरो हो और साथ में जो है ये टर्म भी ज़ीरो हो कि एडजेंट आप ए इंटू बी ये टर्म भी ज़ीरो आ जाए, सो हमारे ये दो कंडीशन देते हैं, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। फिर इसी कंसिस्टेंट में हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, इसमें हमारे पास यूनिक सोल्यूशन नहीं हो सकते। सो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर जो है यूनिक सोल्यूशंस किस केस में होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन किस केस में होता है, ठीक है, और नो सोल्यूशन किस केस में होता है। सो आप लोगों ने इसको डिटेल से जो है मतलब मैं आप लोगों को डिटेल से पढ़ाया कि जो है किस मतलब केसेस जो है ये किस तरह जो है इफेक्ट करता है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट को, ठीक है। सो यहाँ पर जो है इसी डिटरमिनेंट की वजह से हमारे पास कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट जो है इसको हम जो है स्टडी करते हैं, वो भी डिटरमिनेंट की वजह से। अगर डिटरमिनेंट ना होता तो फिर हमारे पास कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ना होता, ठीक है। मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी जो है शेयर की है, मैं आप लोग को वो भी इसके लिंक्स भी शेयर कर दूंगी, मैंने यूट्यूब पे अपलोड की है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में अलग अलग से जो है मैंने जो है इससे रिलेटेड फिगर्स भी ड्रॉ किए हैं, मतलब ग्राफ्स मैंने ड्रॉ किए हैं और इसमें मैंने अलग अलग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में बता दिया है कि नो सोल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होंगे, इस तरह जो है यूनिक सोल्यूशन कब होगा, ठीक है। सो फिर आप लोग इससे रिलेटेड वो भी स्टडी कर ले तो आप लोग को इजी होगा। इससे रिलेटेड जो है इसी डायरेक्टली मैं वो लिंक्स जो है शेयर कर दूंगी तो आप लोग वो भी देख ले, ठीक है। अच्छा, सो अब जो है अब हम आते हैं हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, वो 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो ये है कि x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल्स टू 0। इस तरह x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2। इसी से हम मैट्रिक्स इस तरह जो है बना सकते हैं कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर 1 1 1, ठीक है। यहाँ पर x y z और इस तरह यहाँ पर 4 0 2, ठीक है। अच्छा जी, सो अब हम जो है इसको अलग अलग नाम दे सकते हैं, ये a है, ये x है, ये b है। सो हमारे पास जो है ax इज इक्वल टू b बन गया है। अब हम इससे जो है डायरेक्टली सारा बना सकते हैं कि x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b, ठीक है। बार बार वो रिपीट हो रहा है। सो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है कि फिर जो है a इनवर्स अगेन हमारे पास के लिए फार्मूला है और वो ये है कि एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट। सो इसको हम एक इक्वेशन देंगे 1, इसको 2 देंगे और इसको a इक्वेशन देंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये ओरिजिनल रिजल्ट है। अच्छा, अब जो है अब हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेप ये है कि हम ए डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। मैं आप लोग को फिर स्टेप्स भी बता देती हूँ कि हम स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग जो है उन स्टेप्स को याद कर ले और आप लोग को जो है क्वेश्चंस
फिर आप लोग ना भूलें कि हम इसको किस तरह जो है सॉल्व करेंगे। सो आप लोग जब स्टेप्स आप लोग को याद होंगे तो आप लोग क्वेश्चन सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। सो ए डिटरमिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं। ये ए है, सो 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1, ठीक है। अच्छा, इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे मैंने आप लोगों को बताया था कि डिटरमिनेंट अगर 3x3 में हो तो हम जो है वो डिपेंड करता है कि अगर ज़ीरो किसी मैट्रिक्स किसी रोज़ या किसी कॉलम्स में होते हैं सो फिर जो है हम विद रिस्पेक्ट टू डेट रो या विद रिस्पेक्ट टू डेट कॉलम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। लेकिन अगर ज़ीरो का कंसेप्ट नहीं हो ना तो फिर आप लोग जो है इस तरह भी कर सकते हैं कि आप लोग जो है इसके साथ कुछ मतलब रोज़ वाला वो वाला मेथड करे कि इसके साथ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करे ताकि ये जो है ज़ीरो तक एक्सपेंड हो जाए, ठीक है। मतलब इसमें जो है ज़ीरोस आ जाए। लेकिन अगर आप लोग वो नहीं कर सकते ना तो सिंपल इसको आप लोग सोल्व भी कर सकते हैं। मैंने आप लोग को वो मेथड बताया है कि हम जो है यहाँ पर डिटरमिनेंट किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। सो अगर आप लोग वो नहीं कर सकते एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इस तरह होते हैं ना कि इसको जो है हम 1 बनाएंगे, ये तो ऑलरेडी से 1 है, इसको हम 0 बनाएंगे, इसको हम 0 बनाएंगे तो ये तो ज़ीरोस बन जाएंगे, ठीक है। और फिर जो है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम इसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ये नहीं करना चाहते एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस सो आप लोग जो है डायरेक्टली इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। आप लोग ये लिख ले कि एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, मतलब रो 1, ठीक है। सो यहाँ पर जो है रो 1 के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ये एलिमेंट लिखते हैं और फिर जो है मतलब इस तरह ना कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को जो है फर्स्ट रो के साथ हम फर्स्ट कॉलम को क्या कर लेते हैं छुपा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स बच जाता है और वो ये है कि 1 -3 1 1, ठीक है। मैंने ये बताया था कि ये जो है ये A1 1 है ना, मतलब 1 + 1 हमारे पास क्या बन जाता है E1 बन जाता है। सो यहाँ पर पॉजिटिव लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये A1 2 है, ठीक है। सो 1 + 2 हमारे पास ऑड बन जाता है 3, 1 + 2 हमारे पास 3 बन जाता है ना। सो यहाँ पर ये ऑड बन जाता है और ऑड से हमारे पास जो है यहाँ पर माइनस का साइन लग जाता है। सो यहाँ पर तो अगेन मतलब खुद भी जो है ये माइनस है। सो यहाँ पर माइनस एक यहाँ पर फार्मूले वाला लग जाएगा और यहाँ पर ये एक -1 अपना वाला लग जाएगा, ठीक है। मैंने आप लोग करवाए इसलिए जो है मैं बार बार नहीं करवा सकती, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पर जो है अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हम देखें, फर्स्ट रो के साथ हम सेकंड कॉलम को जो है छुपाएंगे क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू हम फर्स्ट रो कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो एक्सपेंड करें। सो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम को पहले हम जो है यहाँ पर छुपा लेंगे और फिर जो है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो हम सेकंड कॉलम को छुपाएंगे और फिर जो है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छुपा लेंगे। सो यहाँ पर जो है फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम को छुपाते हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा, वो है कि 2 -3 1 1, ठीक है। 2 -3 1 1। अब जो है हमारे पास यहाँ पर जो है ये A1 3 है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है 1 + 3 से 4 बन जाएगा और आपको पता है कि ये E1 है। सो E1 से हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। सो यहाँ पर 1 और पॉजिटिव 1 और अब जो है यहाँ पर फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम को छुपा लेंगे, हमारे पास ये 2 1 1 1 हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। ये वाला बार बार मैं नहीं करा सकती, मैंने ऑलरेडी से और डिटरमिनेंट का अलग टॉपिक आप लोग करवाए हैं, ठीक है। फिर वो वीडियोस देख लें, सो इजी हो जाएगा। अच्छा जी, सो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। वो बिल्कुल इजी मेथड है कि 1 × 1, ठीक है। और फार्मूले वाला माइनस लग जाएगा, -3 × 1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1। इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं, 2 × 1 फार्मूले वाला माइनस और -3 × 1, ठीक है। अच्छा, +1 ये वाला 2 × 1 फार्मूले वाला -1 × 1, ठीक है। अच्छा, सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 × 1 1 1 is 1 -3 1 is 3 +1 ये हमारे पास 2 1 is 2 -3 1 is 3, सो -3। अच्छा,
अब जो है यहाँ पर प्लस अपनी जगह, 1 is 2 माइनस 1 is 1। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये 1 तो बस इसको छोड़ दे, 1 अपनी जगह माइनस माइनस प्लस 3, और यहाँ पर ये 1 को भी छोड़ दे, 2 हमारे पास माइनस माइनस प्लस 3 हमारे पास, इस तरह प्लस अपनी जगह 2 माइनस 1 से हमारे पास 1 आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हम इसको जो है सिंपली कैलकुलेशंस कर लेंगे। 3 + 1 से 4 आ जाएगा। इस तरह जो है 2 + 3 से 5 और +1 अपनी जगह। सो हमारे पास आ जाएगा 4 + 5 9 + 1 से 10। ठीक है। अच्छा, अब जो है अब हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट तो फाइंड हो गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये है कि ये हमारे पास कंसिस्टेंट है। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन देगा अब, और अब हम वो यूनिक सोल्यूशन फाइंड करेंगे। मतलब हम यहाँ पर x y z की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, वो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। मैं आप लोग को एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मेथड बताया है कि हम पहले मैट्रिक्स लिख लेंगे। ठीक है, वो 1 था, -1 था, 1 था, 2 1 -3, इस तरह 1 1 1 था। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है ये असल में हमारे पास क्या है, ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है। इस तरह ये A21 है, ये A22 है, ये A23 है। इसको फिर कंपेयर कर ले से जो है ये एलिमेंट्स बना लें। 31 है, ये A32 A33। ठीक है। अच्छा, अब हम एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट के लिए पहले ये बनाएंगे। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अगर ये आप इस क्लास में जो है ये कंप्लीट ना हो सका, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट्स दी थी ना, उसको भी हम जो है इंशाल्लाह एक्सप्लेन में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करवाऊँगी। ठीक है, वो असाइनमेंट्स लेकर मैं आप लोगों को उसी असाइनमेंट्स में जो है एक्सप्लेन करवाऊँगी। ठीक है, मतलब आप लोगों के जो असाइनमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे हुए, ठीक है, मैं उसी को लेकर जो है फिर आप लोग को एक्सप्लेन करवा दूंगी, तो आप लोग वो भी समझ जाएंगे। ठीक है, और फिर जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम नेक्स्ट जो पार्ट होगा, यहाँ पर जो है ये हाफ हिस्सा हो चुका है कोर्स कंटेंट का। ठीक है, सो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में जो है नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे कोर्स कंटेंट का। ठीक है, इसके 4 कोर्स कंटेंट के 4 डिफरेंट मतलब 4 पार्ट्स हैं ना कोर्स कंटेंट के। सो इसी में 4 पार्ट्स है, 2 पार्ट्स हो इंशाल्लाह, मतलब कल क्लास में जो है ये कवर हो जाएगा ना, 2 पार्ट्स जो है। सो इसी में अगर मुझसे कुछ रह गया हो तो आप लोग फिर मुझे बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में जो है एक टॉपिक रहता है, सो इंशाल्लाह कल वाले क्लास में इंशाल्लाह उसको भी हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास जो है अगर नेक्स्ट मतलब अगर कॉलेज जो है ओपन नहीं हुआ, सो फिर हम इंशाल्लाह जो है प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली जो है जो 2 पार्ट्स रहेंगे फिर हम इंशाल्लाह इसको बाद में करेंगे। ठीक है, ताकि ये जो मैंने 2 पार्ट्स किए हैं ये मैं देखती हूँ कि आप लोगों को ये समझ आते हैं या नहीं। ठीक है, सो ये फिर हम इंशाल्लाह प्रेजेंटेशंस में कर लेंगे। हाँ, प्रेजेंटेशन में इसमें लूँगी
और फिर हाफ प्रेजेंटेशन इसमें हो जाएगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट हाफ जितने भी गर्ल्स हैं सो वो ये वाले प्रेजेंट करेंगे, और जो फिर लास्ट वाले जितने गर्ल्स रह जाते हैं सो वो लास्ट ये 2 पार्ट्स को फिर प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को फिर टॉपिक्स बता दूंगी कि आप लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। सो इंशाल्लाह इसको हम फिर कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ पर हम A11 फाइंड करेंगे, फिर A12 फाइंड करेंगे, इस तरह A13 फाइंड करेंगे। सो इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू कर लेंगे।